हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस 9 सितंबर का। तो इस सीरीज़ के अंदर हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उनको हमारे यूपीएससी सीएससी से लिंक करते हैं और जो हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो आपकी इसमें 5 जो आज की न्यूज़ हैं जो हम करने वाले हैं। फर्स्ट है लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क एलिजाबेथ टू, जो हमारी क्वीन एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उनकी डेथ हुई है, उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है इंडिया चाइना ट्रूप्स, जो कि एलएसी के फ्रिक्शन पॉइंट्स के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। एंड इसके अंदर फ्रिक्शन पॉइंट्स को भी देखना है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स को भी देखना है, तो ये सब हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। उसके बाद हमारा GS2 का अगेन पार्ट आ जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 क्वेश्चंस डिटरमाइन किए हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर के। तो आपको पता है ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या है, जो जर्नल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो मतलब कि मेरिटोरियस जर्नल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सीट्स और कम हो गई हैं। उसके अलावा वुमेन रिजर्वेशन भी कर दी है, तो प्रैक्टिकली आप देखो तो 20-22% ही रह गई है जो जर्नल की बॉयज़, जो जर्नल के बॉयज़ हैं वो सिर्फ 20-22% में ही जो है कम्पीट कर पा रहे हैं। तो एक किस्म से 80% जो सीट्स हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की वो जा चुकी हैं। तो इस रिगार्डिंग से ईडब्ल्यूएस कोटे के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि अगर ईडब्ल्यूएस कोटे को देखें तो ये 10% कहाँ से दिया जाता है, जर्नल कैटेगरी में से ही दिया जाता है। तो दैट इज़ वाई अगर वुमेन कोटे को हम हटा भी दें तो भी 40% सीट्स ही बचती हैं। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन है या फिर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का चर्चा करेगा। तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिटरमाइन किए गए हैं और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजे गए हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। उसके बाद एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस की बात की गई है कि ऑयल प्राइसेस के ग्लोबल कम होने से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट करता है और क्या इंडिया की इन्फ्लेशन इससे ईज हो सकती है। तो ये आपका GS3 का पार्ट है इकोनॉमी का, इसको भी हमने थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है। एंड लास्ट हमारा एक आर्टिकल है पाकिस्तान के फ्लड्स का और इंडिया के रिस्पॉन्स का। इसमें इंडियन रिस्पॉन्स से ज़्यादा हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए हैं वो इतना बड़ा क्या कारण हो गया था कि जो इस तरह से इस साल वहाँ पे फ्लडिंग की है, क्योंकि टोपोग्राफी के हिसाब से हम दोनों ही कंट्रीज सिमिलर सिचुएशन पे लोकेटेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट क्वीन एलिजाबेथ। शी हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 96। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही लंबी टाइम तक ये क्वीन रही हैं इंग्लैंड की, और सारे इम्पोर्टेंट जो मैटर्स थे इंग्लैंड के वो कहीं ना कहीं इनके हाथों से ही निकले हैं, इनके साइन के थ्रू ही निकले हैं। तो इनके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स दोनों ही द हिंदू ने भी और इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किए हुए हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। वी जस्ट विल टेक अ ओवरव्यू कि इनकी जीवन काल किस तरह से था एंड क्या ये कभी डेस्टिन्ड भी थी प्राइम मिनिस्टर के लिए या इट वाज अ मैटर ऑफ शीयर लक कि ये क्वीन बन गई। सो ये द हिंदू के अंदर ही आपको पेज पे दिया हुआ है इनका पूरा जीवन काल एक शॉर्ट में। तो अगर आप इनके जीवन काल को देखते हैं तो ये 1926 में इनका बर्थ हुआ था एंड उसके बाद जब एक एब्डिकेशन क्राइसिस आए ब्रिटेन के अंदर, तब इनके फादर जो थे वो किंग बने थे। यानी कि इनके फादर जो थे वो बेसिकली जो यंगेस्ट सन थे उनके छोटे भाई थे, सो ही वॉज द ड्यूक। तो क्योंकि वो ड्यूक थे उनका कभी भी किंग बनना तय नहीं था, लेकिन उसके बाद एब्डिकेशन क्राइसिस आए इंग्लैंड में 1936 में, जिसके अंदर जो प्रिंस थे जिनका किंग बनना तय था उनको प्यार हो जाता है किसी अमेरिकन डाइवोर्सी लेडी से। एंड क्योंकि किंग जो है वो चर्च का भी हेड होता है, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि चर्च उन्हें परमिशन देता कि तुम विदाउट योर फर्स्ट स्पाउस डाइंग तुम किसी और से शादी कर लो। तो इसीलिए उन्होंने प्यार के कारण से गद्दी छोड़ दी, उसको हम बोलते हैं एब्डिकेशन क्राइसिस। तो एब्डिकेशन आज का वर्ड हो गया आपका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्डिकेशन? एब्डिकेशन मीन्स टू रिनाउंस थ्रोन। बेसिकली आप अपना प्रिंस, प्रिंसेस, क्वीन, किंग, कोई भी पद जो है उसे छोड़ रहे हैं, उसको एब्डिकेशन कहते हैं। इस एब्डिकेशन क्राइसिस के कारण एलिजाबेथ के जो फादर थे वो बन गए किंग जॉर्ज द सिक्स्थ। तो वो बन गए किंग जॉर्ज सिक्स। अब क्योंकि ये किंग जॉर्ज सिक्स बन गए, इससे इनका क्वीन बनना तय हो गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से एक इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट हुआ और ये सब चीज़ें हुई, अदरवाइज शायद ये कभी क्वीन ऑफ इंग्लैंड या क्वीन ऑफ यूके बन ही ना पाती।
आफ्टर दैट इन्होंने सभी आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें हुई हैं तब से लेके अब तक इंग्लैंड की हिस्ट्री में, यूके की हिस्ट्री में, वो सारी की सारी चीज़ों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। चाहे वो स्विस क्राइसिस हो, माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ने वाली बात हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कंग्रेचुलेशन देने वाली बात हो। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जब ब्रिटेन के अंदर फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बने थे सॉरी, तब भी ये मौजूद थी। उसके बाद जब प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी जिसको 700 मिलियन व्यूज़ मिले थे, तब भी ये चीज़ यही मौजूद थी, एंड सो ऑन। तो ये बन गई लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये आपका GS2 का पार्ट बनता है। इंडिया चाइना के जो लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उसके बारे में ये आर्टिकल हमें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लगातार चर्चाओं में चल रहा है, एंड इसका मैप एनालिसिस भी हमने करना है। तो ये आ गया आपका मैप, ये आ गया आपका अक्साई चिन वाला एरिया जो कि चाइना के कब्जे में है, और ये आ गया बाकी का एरिया जो कि इंडिया के पास है। ऑफ कोर्स हम क्लेम करते हैं कि अक्साई चिन भी लद्दाख का पार्ट है, वो इंडिया का पार्ट है, बट जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जिसको हम LAC भी बोलते हैं, राइट। तो दिस इज द LAC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है कि आप इन दोनों को वॉयलेट नहीं करोगे बेसिकली, लेकिन इनके अंदर सर्टन पॉइंट्स के ऊपर आपके पेट्रोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बने हुए हैं, जैसे कि ये आप जो डॉट्स में देख सकते हो। सो दीज आर द पेट्रोलिंग स्टेशंस, जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज जो हैं वो पेट्रोल करती रहती हैं। इनको शॉर्ट में PPs बोला जाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट्स बोला जाता है। एंड ये डिसाइड किए किसने गए हुए हैं? चाइना स्टडी ग्रुप, चाइना स्टडी ग्रुप, CSG, चाइना स्टडी ग्रुप ने इनको डिसाइड किया हुआ है। एंड ये जो है 1976 के अंदर डिसाइड किए गए थे जब इंदिरा गांधी जी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। ये बेसिकली एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है चाइना की, एंड इन्होंने ही सारे PPs को डिसाइड किया हुआ है। और ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि उन LAC पॉइंट्स पे जहाँ पे इंडिया और चाइना की कोई भी फिक्स डिमार्केशन नहीं है, वहाँ पे ये गश्त लगाते रहते हैं टू एक्सर्ट कि ये टेरिटरी हमारी है, ये टेरिटरी हमारी है। तो चाइना कंट्रोल टेरिटरी और इंडिया कंट्रोल टेरिटरी को आप कह सकते हो डिमार्केट करना और वहाँ पे अपना प्रेशर एक्सर्ट करना, ये PPs का काम है जो आपके पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं। तो पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अंदर ज़्यादा कुछ हमारा आप कह सकते हो भेदभाव नहीं चलता, लेकिन कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत जो है वो रहती है। 65 टोटल पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, और जो दिक्कत वाले हमारे पॉइंट्स हैं मेजरली वो है 14, 15 और 17। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 आ गया गालवान वैली, ये देखिए दिस इज़ द गलवान वैली, ये 14। उसके बाद ये आ गया आपका 1 काराकोरम पास आ गया, एंड देन 15 आ गया हॉट स्प्रिंग यहाँ पर, और ये आ गया 17A गोगरा, यहाँ पे 17A है। ऑलराइट, सो दीज आर द 1, 2 एंड 3 आउट ऑफ 65 जो मेजर कंसर्न है इंडिया और चाइना के बीच में, राइट। तो अब इनके अंदर हम बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो जो आपका PP14 है, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये तो गालवन वैली है। गालवन वैली बहुत ज़्यादा चर्चा में था पिछले 2 सालों में भी, ठीक है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है PP15 जो कि हॉट स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है, एंड ये वाला एरिया भी काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ है। उसके बाद PP17 है जहाँ पे स्टैंड ऑफ पिछले से पिछले साल मई 2020 में हुआ था गोगरा के अंदर, ठीक है, वो आ जाता है आपका 17A। इन तीनों ही पॉइंट्स के अंदर अब पेट्रोलिंग इंडियन आर्मी भी करती है ताकि चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ है वो कम हो सके, एंड वी वांट कि डिप्लोमेटिकली ये मैटर जो है वो सेटल हो सके। बट इन एवरी फ्रंट वी मेक श्योर कि वी आर वेल इक्विप्ड टू फाइट इन केस द वॉर हैपन्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारा इशू आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं भारत सरकार से रिगार्डिंग EWS कोटा। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया गया था
दैट EWS को जो आप 10% कोटा दे रहे हो, दैट इज इन द गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दिस वॉयलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा था? जो हमने पॉलिटी के अंदर किया हुआ है बहुत ही अच्छे से। जिन्होंने पॉलिटी की क्लासेस नहीं लगाई वो लगा सकते हैं अनअकैडमी पे जा कर के। सो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या था? जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसके अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने ये बताया था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं, उनको चाह कर भी आप अमेंड नहीं कर सकते हो। दे आर द सोल एंड द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली उसी के आधार पर इसको चैलेंज किया गया है। 1963 का ये जजमेंट था कि ये 10% रिजर्वेशन EWS को देना इज़ अ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसको सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बिठाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होता है जिसके अंदर 5 जजेस या उससे ज़्यादा जजेस जो है वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसला देते हैं। तो इसके अंदर 5 जजेस जो हैं वो ऑलरेडी शेड्यूल कर दिए गए हैं, जो 13 सितंबर को इसके आर्गूमेंट सुनेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ जो 3 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है वेदर द अमेंडमेंट ब्रीचेस द बेसिक स्ट्रक्चर बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया। तो पहला जो क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है वो ये है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर की कोई वायलेशन होती है इस तरह की अमेंडमेंट से जिसमें कि हम स्पेशल क्राइटेरिया बना रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया और रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वेदर इट वॉलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर बाय अलाउइंग स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, कि क्या सरकार अगर कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया बनाती है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जिनको अनएडेड है, मतलब कि नो गवर्नमेंट फंडिंग, जिनको कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिली है, तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है whether the basic structure is trampled upon by the constitutional amendment by excluding SEBC, OBC, SC, ST communities from the scope of EWS quota। लास्टली ये बोला गया है कि आपने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन पॉजिटिव है और वो वॉयलेट नहीं करता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन बनाना, तो फिर इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे SC, ST, OBCs को रिजर्वेशन ना देना, यानी कि इस 10% के अंदर ऑल के ऑल जर्नल क्यों हैं, तो इसके अंदर बाकी कम्युनिटीज़ को ना इंक्लूड करना, SC, ST, OBCs को ना इंक्लूड करना, क्या ये अब बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। तो अगेन आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी ये मैटर बन चुका है और बहुत ही ज़्यादा लीगल ल्यूमिनरीज़ की इस पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहस होंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई अपना डिसीजन दे पाएगा। तो वी विल वेट 13 सितंबर को। 13 सितंबर को इसके ऊपर क्या अपडेट आता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमने इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में इसको किया हुआ है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल आता है, क्या पावर्स हैं, क्या टेन्योर है, सब कुछ आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो अब देखते हैं अटॉर्नी जनरल साहब इसके क्या आंसर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शार्प स्लाइड इन ग्लोबल प्राइसेस होप फॉर ईजिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर बेसिकली बताया हुआ है कि जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऐसे ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, अब वो जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन भी उसी तरह से नीचे आने की उम्मीद हो रही है। हमें पता है हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ महीनों में, और फूड इन्फ्लेशन तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फूड इन्फ्लेशन के अंदर हमें देखना को मिल रहा था कुछ कुछ आइटम्स के अंदर डबल डिजिट इन्फ्लेशन भी हो गई थी, यानी कि मोर देन 10% इन्फ्लेशन भी हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशंस बन रही हैं तो ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं जिससे कि इन्फ्लेशन भी कम हो सकती है। इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो ये आपका आ जाता है GS3 का पार्ट बन जाता है। एंड लेट्स सी कि हाउ ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट्स इन्फ्लेशन। तो अगर हम बेसिक बात करें तो ऑयल प्राइसेस क्या चीज़ है? ऑयल आपका ट्रांसपोर्टेशन है प्लस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि इससे मशीन्स रन होंगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो जनरेटर्स रन होंगे, फार्म्स हैं तो ट्रैक्टर्स रन होंगे, एक्सेट्रा। तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है आपका ऑयल। ये सारी चीज़ें ऑयल से चलेंगी, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या कोई भी और फॉर्म ऑफ ऑयल हो। तो आपको जनरेटर चलाना है तो आप ऑयल यूज़ करके उसकी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, मशीन चला रहे हो तो उसके अंदर ऑयल डायरेक्टली चल रहा है, अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हो तो पेट्रोल या डीजल पे चल रहा है, कोई और आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर भी आप बिना पेट्रोल के बिना डीजल के काम नहीं कर सकते। उसके बाद आपने गुड्स बना लिए तो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए आपको फिर से जो है ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ देयर फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो आपका फूड आइटम हो या फिर नॉन फूड आइटम हो, दोनों के अंदर ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आपका ऑयल यूज़ हो रहा है। इसीलिए जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे आपके फूड प्राइसेस भी बढ़ेंगे, आपके नॉन फूड आइटम्स भी बढ़ेंगे, नॉन फूड आइटम के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एंड विद द राइज इन प्राइसेस क्या होगा, जैसे आपके फूड और नॉन फूड आइटम के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन विल स्टार्ट कमिंग, क्योंकि लोगों की इनकम तो उस रेशो में बढ़ नहीं रही जिस रेशो में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे आपके ऑयल प्राइसेस कम होने शुरू होंगे, चाहे धीरे धीरे हों चाहे एकदम से हों, आपके फूड प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, नॉन फूड आइटम भी के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ती हो जाएगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी, मशीन्स चलाना, जनरेटर चलाना, ट्रैक्टर चलाना, ये सब सस्ते हो जाएगा, तो फूड और नॉन फूड आइटम्स सस्ती हो जाएंगी। दैट इज़ वाई जैसे जैसे ये चीज़ें नीचे आएंगी इन्फ्लेशन भी आपका नीचे आने लग जाएगा। सो बेसिकली ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा GS3 का पार्ट है कि इकोनॉमी के अंदर ऑयल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक हम ऑयल डिपेंडेंट नेशन रहेंगे, ऑयल प्राइसेस के हिसाब से हमारी इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा होती रहेगी। Now coming on to the last topic of today's daily news analysis, that is about Pakistan's flood and Indian response. ये भी इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था जो पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए हैं उस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है और इंडिया इसमें क्या करने वाला है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगेन इंडियन रिस्पॉन्स से ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि हम पाकिस्तान के फ्लड्स को स्टडी करें कि वो फ्लड्स क्यों आए हैं, इतने ज़्यादा क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आते थे, और ऐसा क्या रीज़न हुआ कि इस बार जो डिस्ट्रक्शन थी फ्लड्स के कारण वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स। तो सबसे पहले हम अगर इंडियन रिस्पांस की बात कर लेते हैं तो हमने एज़ यूजुअल एक अच्छे नेबर होने का जो है फ़र्ज़ निभाया है और हमने पाकिस्तान के लिए कुछ एड जो है वो प्रोवाइड भी करने का फ़ैसला लिया है। ये फर्स्ट एड है 2014 के बाद जो इंडिया पाकिस्तान को दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल डिज़ास्टर। वैसे तो देखा जाए तो हमने कोविड के टाइम पे भी कुछ हेल्प्स की थी पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं की थी, बट अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर के अकाउंट की बात करें तो 2014 के बाद ही फर्स्ट टाइम है जब हम इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो दे रहा है। तो जहाँ पे भी आप आर्टिकल लिखते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया के रोल के बारे में, या फिर इंडिया की अच्छी स्टेप्स के बारे में जिससे कि हम लोगों की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह के जो कोटेशंस है वो यूज़ कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने पाकिस्तान को फिर से हेल्प किया बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और पीपल की लाइफ जो थी, नेचुरल रिसोर्स की जो लाइफ थी, ह्यूमन रिसोर्स की जो लाइफ थी, वो अफेक्ट हो रही थी। इससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया पहले भी पाकिस्तान की काफ़ी हेल्प करता रहा है। जब 2010 के वहाँ पे फ्लड्स आए थे तब भी हमने हेल्प की थी, और जब 2005 के अर्थक्वेक्स आए थे तब भी इंडिया ने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हेल्प की थी। हमने तब भी इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो थी वो प्रोवाइड की थी। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो USA ने भी काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड की है। दे हैव गिवन देम अ पैकेज, ठीक है, काफ़ी अच्छा पैकेज दिया है जिसके अंदर दवाइयाँ एक्सेट्रा की भी बातें की गई हैं। अभी खासकर फूड ग्रेन्स के मामले में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि फ्लड्स के कारण के जो फूड इकोनॉमी है, आपको पता है अगेन पंजाब जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ का पंजाब बहुत ज़्यादा उपजाऊ था, वहाँ का भी पंजाब बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, रादर हमसे ज़्यादा ही उपजाऊ है। तो फूड ग्रेन्स जो हैं वो सारे के सारे उनके लॉस्ट हो गए हैं। तो फूड क्राइसिस हमें देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के अंदर इन नियर फ्यूचर। अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के फ्लड्स की, तो अगर हम फ्लड्स को स्टडी करें पाकिस्तान में तो ये क्यों हुए हैं, तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीमली वेट मॉनसून। तो एक्सट्रीम वेट मॉनसून इस साल पाकिस्तान के अंदर रहा है। ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये वही साउथ वेस्ट मॉनसून है जो हमारे यहाँ पे आता है, और इंडिया के अंदर बल्क ऑफ एनुअल रेनफॉल जो होती है वो हमें साउथ ईस्ट मानसून में
जब हम कहते हैं कि सावन का महीना आ गया तो बारिशें हो रही हैं, तो वही वाली बारिशें पाकिस्तान के अंदर भी आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका जो स्पैन है वो नॉर्मली शॉर्ट होता है। जिस तरह से पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन है, उनका जो मानसून का स्पैन होता है वो कंसिडरेबली शॉर्टर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि जो रेन बेयरिंग मानसून विंड्स होती हैं वो उस टाइम पे नॉर्थ मूव कर रही होती हैं इंडिया से पाकिस्तान इस तरह से। तो ये जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है ऑफ मानसून विंड, ये होती है स्लो। So rain bearing monsoon winds takes time to travel northward from India to Pakistan। तो ये एक मेन रीज़न है जिसके कारण शॉर्ट स्पैन का मानसून हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा बारिशें वहाँ पे एक्सट्रीम नहीं आती हैं। लेकिन इस साल अगर हम बात करें तो देर इज़ अ 400 टाइम्स, 400%, यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा बारिश हुई है बलूचिस्तान और सिंध जैसे एरिया के अंदर भी, जो कि अदरवाइज ड्राई एरियाज माने जाते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के मैप को देखते हैं तो यहाँ पे आप पाकिस्तान का मैप देख सकते हो। तो इस मैप में आप देख सकते हो कि जो पंजाब वाला एरिया, सिंध वाला कुछ एरिया है, ये तो आ जाता है आपका बहुत ही फर्टाइल एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो आपके पांचों रिवर्स का जो रिवर सिस्टम जाता है, इंडस रिवर जाती है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ से एरिया आता है और बलूचिस्तान का एरिया आता है, ये आपका डेजर्ट। तो यहाँ पे ओवर फ्लडिंग हुई है बिकॉज 4x जो है मानसून की रेनफॉल पाकिस्तान के अंदर देखने को मिली है। तो अगेन यूपीएससी परस्पेक्टिव से हमें जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फ्लडिंग क्यों हुई है, क्योंकि एक्सट्रीमली वेट मानसून हुआ है। कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून होता है, जोग्राफी क्लासेस में हमने किया हुआ है। और यही मानसून जो इंडिया के अंदर भी बल्क रेनफॉल लाता है। दूसरा रीज़न हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के अंदर रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ मानसून होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इसका रीज़न ये है कि जो रेन बियरिंग मानसून विंड्स होती हैं उनको टाइम लगता है इंडिया से पाकिस्तान जाने में, नॉर्थवर्ड मूवमेंट में टाइम लगता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर इंडिया के आ जाता है। तो जैसे जैसे वो नॉर्थवर्ड जाता है तो वो टाइम लगता है, इसलिए वो स्लो जाता है, शॉर्टर स्पैन ऑफ मानसून वहाँ पे होता है। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए 400% बारिश, यानी कि 4 गुना बारिश हुई है बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज़ के अंदर, जहाँ जिसके कारण एक्सट्रीम फ्लडिंग पाकिस्तान में देखने को मिली है। सो दिस वॉज द जोग्राफिकल पार्ट। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तो आज का हमारा जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड लास्टली मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। हमारे पास 3 कोर्सेज हैं, प्लस आइकॉनिक एंड लाइट। आइकॉनिक कोर्स के अंदर आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है आपकी चॉइस ऑफ एजुकेटर के साथ, जो कि आपको स्ट्रैटेजी बनाने में और एक्सपर्ट गाइडेंस में आपके साथ रहेगा। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लाइट मेंबरशिप भी ले सकते हो। जो भी आप मेंबरशिप लेते हैं उसके अंदर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, रेफरल कोड ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आप उसका मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आई विल बी देयर फॉर यू। तो जो भी आपकी अनअकैडमी से रिलेटेड हेल्प होगी वो मैं आपकी कर पाऊंगा, और आपके कुछ डाउट्स होंगे वो भी मैं सॉर्ट कर पाऊंगा। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।